13 के बारे में एक बात सुन लें, इसको दिल पे नहीं लेना, 13 को दिल पे नहीं लेना। ये अगर मुनासिब तैयार हो जाए इट इज़ वेरी मच ओके। अगर मैं आपको इसकी बुक के थ्रू कवरेज करवाऊँ पहले, देखें ज़रा चैप्टर 13। चैप्टर 13 इज बेसिकली एन आर्टिकल के डिजिटल डिसरप्शन हुई है जैसे जैसे आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में एंटर किया। यानी कि टेक्नोलॉजी जब बिज़नेस में एंटर हुई है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट आए हैं। मगर जो ये थीम दे रहा है ना, वो दे रहा है डिजिटल डिसरप्शन। कहना ये चाह रहा है कि बिज़नेस में और अकाउंटेंसी के फील्ड्स के अंदर टेक्नोलॉजी ने आके तबाही मचाई है, डिसरप्ट कर दिया, सारा निज़ाम बदल कर रख दिया, चेंज कर दिया। इसमें किताब सबसे पहले आपको बताती है कि व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि ये होता क्या। तो ये जो पहला पेज है ये सिर्फ रीड ओनली पेज है, इसके ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ज़रा पढ़ें क्या कहता है। न्यू टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल कंप्लीटली चेंजिंग हाउ एन इंडस्ट्री वर्क्स। इट क्रिएट्स न्यू लीडर्स एंड मेक ओल्ड वेज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑब्सोलीट। This is not just an upgrade, it is basically a complete shift. अब माजी में क्या होता था और आज क्या हो रहा है। अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर ऑटोमोबाइल्स आए जिन्होंने जो गधा गाड़ियाँ थी, जो घोड़ा गाड़ी थी, उसको रिप्लेस कर दिया। अब किसने सोचा नहीं था कि आप अपनी ज़ाती गाड़ी को भी यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं थ्रू उबर एंड इंड्रा। तो देखिए टेक्नोलॉजी ने आपको बदलने के ऊपर मजबूर किया, आपका माइंडसेट टोटली चेंज किया। तो अब आजकल के दौर में रोबो टैक्सीज अनकरीब आ जाएंगे मार्केट में, जिसमें आपके पास राइडर सिर्फ होगा, ड्राइवर नहीं होगा, कोई कैप्टन नहीं होगा, खुद ही गाड़ी आएगी, आपको बिठाएगी, लेकर चले जाएगी। फिर पुराने ज़माने में हम लोग VCR में मूवीज़ देखा करते थे, फिर DVDs आई, अब नेटफ्लिक्स आ गया। तो हर इंडस्ट्री के अंदर शिफ्ट ओवर आया। हर इंडस्ट्री में क्या आया दोस्त? शिफ्ट ओवर आया। इसी तरह रिटेल के अंदर अमेज़ॉन आ गया, हेल्थ केयर में टेलीमेडिसिन। आज डॉक्टर पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पे एक रोबो डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं, जो कि असल में है ही नहीं। AI डॉक्टर से आप दवाई और प्रॉपर पूरी कंसल्टेशन कर सकते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर चेंजेस। तो एक दफ़ा ये ड्राइवर ज़रा पढ़ें प्लीज़ अभी, कि क्यों और कैसे ये चेंजेस आ रही हैं, कौन इनको एग्जीक्यूट कर रहा है। पहला क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, AI, ब्लॉकचेन। अब मुझे AI, ब्लॉकचेन, क्लाउड, IoT दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं। फिर बिग डाटा की वजह से डाटा मज़ीद क्रिएट हो रहा है। जितना ज़्यादा डाटा होगा AI उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेगा, उतनी ज़्यादा लर्निंग हासिल करेगा, क्योंकि वो डाटा का प्यासा, उसको जितना डाटा मिले उसके लिए उतना ही कम है। उसने अपने आप को अल्टीमेट क्या करते रहना है? ग्रो करते रहना है। अब कस्टमर की ना एक्सपेक्टेशन भी बदल गई है। पहले कस्टमर वेट करता था। इवन मुझे याद है हम लोग फ़िज़िकल, जब प्योर फिज़िकल क्लासेस करते थे तो एक लिमिट होती थी कि जनाब 50 कुर्सियां हैं, 60 कुर्सियां हैं, कभी कभी 20 कुर्सियां भी होती थी और रूम फुल था और उसके ऊपर बैठने की जगह नहीं थी होती। फिर दौर कोविड ने आके चेंज किया, हम चले गए ऑनलाइन के दौर में। अब ऑनलाइन से दरवाजे खुल गए,
फिर ऑनलाइन हटा, लोगों को आदत पड़ी तो हाइब्रिड कहानी शुरू हो गई। फिर आजकल के दौर में हम कहते हैं जनाब टीचर की 2 घंटे की वीडियो कौन सुने बैठ के, हमने नहीं सुननी। क्यों? हमारा रिटेंशन स्पैन बहुत हद तक कम हो गया। इवन 5 मिनट का जो क्लिप होता है ना आजकल, वो भी हम 2x पे करके देखते हैं अनफॉर्चुनेटली। ऐसा है कि नहीं है? तो हम बेसिकली क्या करते हैं, 30 सेकंड की रील, 60 सेकंड की रील, 1 मिनट की रील, हमारा अटेंशन स्पैन उतना रह गया हुआ है। तो ये हर जगह पे बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस बदल रही है। अब मैं चाहता हूँ मेरा टीचर, फॉर एग्जांपल FR1 तो आप लोगों ने पढ़ी है ना, FR1 का कोर्स कितने घंटों का होता है नॉर्मली? एक अच्छा कोर्स वुड बी अराउंड 100 आवर्स है, ज़्यादा ही होगा, मतलब ऑन एवरेज 100 आवर्स अगर मुनासिब प्रैक्टिस हो। जितनी प्रैक्टिस बढ़ा देंगे, सवाल बढ़ा देंगे, लेंथ बढ़ती चली जाएगी। बच्चा बताओ क्या कहता है? बच्चा कहता है सर 100 घंटे तो नहीं मैं बैठ सकता, मुझे कोई 20-30 घंटे का कोर्स देना है जिसमें कॉन्सेप्ट भी हो, जिसमें प्रैक्टिस भी हो, जिसमें आप सारे सवाल भी करवा दें और मुझे समझ भी आ जाए और मैं बस इत्मीनान से बैठ जाऊं। क्योंकि मैंने कम टाइम में कवर करना है, वो जागता ही कब है? एग्ज़ाम से 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले, और कुछ ज़्यादा 2 हफ्ते पहले जाग रहे होते हैं। सर पेपर की फ़ी भर दी थी, अब बताएं शुरू करें। तो दुनिया बदल रही है। ICAP पहले हर 6-6 माह बाद पेपर करता है ना, आजकल रिसेंटली यू विल सी कि उसके ऊपर भी प्रेशर है। किसका? ACCA का। वो करते हैं साल में 4 दफ़ा, तो ये अनकरीब साल में 3 दफ़ा पे आने लगे। आप देखिएगा विद इन 1 ईयर और सो ये अनाउंसमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि अब आपके पेपर आफ्टर एवरी 4 मंथ्स होंगे। क्यों? ये यूज़र बदल रहा है। अब यूज़र वो नहीं है कि वो प्री से पढ़ना शुरू करेगा, पढ़ता जाएगा, फिर एंड पे क्रैश कोर्स मिलेगा। बच्चा कहता है सर क्रैश कोर्स आना है ना, हमने तैयारी शुरू ही वहाँ से करनी है। तो ये मसले हैं हमारे साथ। अब हम लंबी पढ़ाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई 5 साल मेडिकल, जो एक बेसिक सा मेडिकल होता है, आजकल लोग कहते हैं 5 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। हम क्यों अपना 5 साल इस एक फील्ड को दें? हम डिप्लोमे हासिल करें, हम टेक्नीशियंस बने, ताकि हम, आजकल का दौर है ही पैसे का, आजकल का दौर लंबी पढ़ाइयों का नहीं है। क्यों? हम तेज़ हुए हैं। हाँ पहले होता था, आज से अगर आप जाए ना 1990s में, 80s में, 70s में, 60s में, जी डॉक्टर बन रहा है जी, 10 साल बाद डॉक्टर बन के बाहर आता था, फिर वो कमाई शुरू करता था। आज कल का बच्चा पैदा होते साथ ही मोबाइल पकड़ लेता, उसको हमसे ज़्यादा, और दुनिया AI पे शिफ्ट हो रही है, और जो भी बच्चे पैदा होंगे वो सारे किस जनरेशन के होंगे? बीटा जनरेशन के होंगे। आगे पता नहीं सीटा डीटा कौन सी आती, हम होंगे नहीं होंगे हमें ये भी नहीं पता। द पॉइंट इज़ दुनिया बदल रही है और हमें वक्त के साथ साथ अपने आप को क्या करना है? चेंज करना है, अडॉप्ट करना है। तो चेंजेस लेके आना ज़रूरी है। फिर इंटरनेट के आने से, 5G के आने से, मोबाइल डिवाइसेस के चेंज होने से, जो प्रॉब्लम्स पहले लोगों को आते थे, कनेक्टिविटी के, कनेक्शंस के, राब्तों के, कम्युनिकेशन के, अब वो ख़त्म हो गए। तो हर चीज़ आपके लाइफ को इम्पेक्ट कर रही है, आपके फील्ड को क्या कर रही है? इम्पेक्ट कर रही है। फिर वही बात यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दी हुई है कि ऑपरेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कस्टमर एक्सपीरियंस, बिजनेस मॉडल, सप्लाई चेन, वर्कफोर्स। इसमें आपने ये जो सिंपल एग्जांपल्स दी हुई ना, इसको बेशक इग्नोर कर सकते हैं, इसको याद मत कीजिएगा। आपने डिस्ट्रप्शन कैसे हो रही है और इसके लिए टूल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, बस ये याद कर लें बहुत। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं थोड़ा सा स्किप करके आ गया हूँ, तो किताब को ना बैठे बैठे कुछ याद आया।
किताब को बैठे बैठे याद आया कि जो चीज़ मैंने पहले बताई है मैं दोबारा बतानी है। क्या? इम्पैक्ट ऑफ ऑन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो जो अभी आपको मैंने ऊपर टेबल दिखाया है उसको इसके साथ जोड़ के पढ़ा जा सकता है, उसको इसके साथ जोड़ के पढ़ा जा सकता है। अब ये देखें ज़रा, अब आजकल क्या आ रही है, रूटीन टास्क ऑटोमेट हो गए हैं। भाई पता है रोज़ ये काम करना है तो खुद क्यों करें, करवाते रहे, होता रहेगा। सिस्टम्स हैं, रूटीन की ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और वो हमसे तेज़ परफॉर्म करेंगे। भाई ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट में हम कहते हैं कि हम आपको कभी भी ये नहीं कहते कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल अच्छी बनी हुई हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। ऐसा ही है दोस्त, हम ऑडिट में कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल्स ठीक है, हमारे मुताबिक हमने जितना काम किया है सैम्पल बेसिस पे उसको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल्स ठीक काम कर रही हैं, ठीक बनी हुई, कोई मसला नहीं है। हाँ छोटे मोटे मसले होंगे मगर वो बड़े लेवल के मसले नहीं है, मटीरियल नहीं है, इमटीरियल से मसले। ये दौर कहता है तुम गलत बोल रहे हो। क्यों? पहले ऑडिट करते थे इंसान, और इंसान की एक कैपेसिटी है, लिमिटेशन है। एआई की कैपेसिटी है, लिमिटेशन है नहीं, ये तो कुछ भी कर सकता है। जहाँ मैं पहले सैंपल पे काम करता था, इसके आने से मेरी सैम्पलिंग वैसे ख़त्म हो गई है। अब मैंने 100% टेस्टिंग करनी शुरू कर देनी है, और जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होती चली जाएगी मेरी एश्योरेंस रिपोर्ट उतनी ज़्यादा एश्योरेंस देनी शुरू कर देगी। पहले हम देते थे 80%, 85%, अब हम देंगे 99.999%। तो ऑडिट्स भी बदल रहे हैं, दुनिया भी बदल रही है। भाई पहले टैक्स के मसले इंसान देखा करते थे, कुछ चीज़ समझ आ गई, कुछ चीज़ समझ नहीं आई, कुछ चीज़ पकड़ ली, कुछ चीज़ छोड़ दी। अब बीच में कौन घुस गया? एआई, वो तो नहीं छोड़ता। पहले आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे तो वो आपकी तस्वीर को, डाटा को खुद बंदे स्कैन करते थे, अब बीच में डाल दिया एआई कि पहले तुम देखो कि तस्वीर ठीक है, टेढ़ी तो नहीं है, ब्लर तो नहीं है। जब तुम अपने सारे प्रोटोकॉल्स लगा लोगे, अपने काम से फ्री हो जाओगे, फिर इंसान को बताना कि साइन कहाँ पे करना है। तो अब काम एक्चुअली कर कौन रहा है आपके लिए? एआई। आपको क्या करना आना चाहिए, उससे काम करवाना आना चाहिए। अगर ये आप सीख लें तो आप इसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि एआई आएगा और दुनिया चेंज हो जाएगी। छोटी सी मिसाल ये है कि जब कैलकुलेटर आया था तो उसने आके काम आसान किया था ना, काम आसान ही किया था, मगर वो लोग जो उस वक्त उसके बगैर काम करते थे वो बेचारे परेशान हो गए थे कि अब हमारी नौकरी दाव पे। मगर उसने आके काम आपका आसान ही किया था, बशर्त कि आपको उसको चलाना आता था। तो एक जस्ट एक मिसाल है। एआई इज़ नॉट अ कैलकुलेटर। एआई एक अपना दिमाग रखता है, उसका एक अपना न्यूरल स्ट्रक्चर है। द पॉइंट इज़ कि इससे पहले वो आपको ट्रेन करे, आपको सीखना है कि उसको लेके कैसे चलना है फ्यूचर में, अदरवाइज़ तो डोमिनेशन हो सकती है। और कोविड के बाद ही सब कुछ हुआ है। अचानक से एक दिन पता चलता है एआई भी एक चीज़ है। कोविड से पहले किसी को आइडिया था? आइडिया कभी नाम सुना था? ये कोविड वाज द गेम चेंजर, जिसने एक नया दरवाज़ा खोला। खैर हम वापस आते हैं। रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अब वो डेफर्ड बेसिस नहीं है। अब सब कुछ कब होगा? रियल टाइम पे होगा। ऑडिट्स चेंज हो रहे हैं, कंप्लायंसेस चेंज हो रही हैं, फिर लोगों के स्ट्रेटेजिक रोल्स बदल रहे हैं, एडवाइजरी रोल्स बदल रहे हैं। भाई पहले आप मशवरा लेते थे इंसानों से, अब आप मशवरा लेते हैं किससे? जीपीटी से, जेमिनी से, एआई से कि भाई मैंने ये काम करना है, बताओ मैं कैसे करूं। वो सब कुछ आपको करके बताएगा। देन स्किल एंड वर्कफोर्स ये बदल रही है। तो स्लाइड्स के बाद आपने करना ये है कि किताब में से तैयार क्या क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें मज़ीद क्या है, हम पढ़ें इंटीग्रेटिंग आईटी एंड डाटा मैनेजमेंट इनटू बिजनेस स्ट्रेटजी।
सर आईटी क्या है, आपको पता है, वही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉस्ट सेंटर्स। और डाटा मैनेजमेंट, डाटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना। अब क्या ये अलग अलग काम कर सकते हैं? नहीं, ये काम करेंगे कब? जब इनके दरमियान कोलैबोरेशन डेवलप, जब इदारे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हों, क्लियर हों, और जब उस प्रोजेक्ट को जिसके ऊपर काम करना शुरू होना जा रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाए, पता हो कि आपने रेलेवेंट ये काम करना है, उसको इम्पैक्टफुल बनाया जाए। तो एक दफ़ा ये पढ़ लें अभी कि हाउ डाटा इज़ ट्रीटेड एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी 2-3 नंबर का आ सकता है कि जी साबित करें डाटा इज़ योर स्ट्रेटेजिक एसेट। एक दफ़ा ये 4 लाइनें पढ़ लें, कोई मुश्किल बात नहीं लिखी हुई। जैसे आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ आपके लिए एसेट है, मगर IAS 16 की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। इसी तरह डाटा भी आपका क्या है, एक एसेट है, क्योंकि जितना अच्छा डाटा होगा उतनी अच्छी ही आपकी दूसरों पे क्या होगी, कंपैरेटिव एडवांटेज। डाटा जितना ज़्यादा होगा आप उसके मुताबिक चलें, नए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करें, डेवलप करें, अपना नया बिजनेस मॉडल बनाएं, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं दोस्त, इनोवेशन लेके आ रहे हैं। आप उसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप डाटा को मोनेटाइज कर सकते हैं, उससे बैठे बैठे फाइनेंशियल फ़ायदा भी उठा सकते हैं डाटा को बेच के, मगर दूसरों का नहीं, अपना। ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन, जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं इसको फिक्स किया जा सकता है। फिर IT गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अभी देखें किताब ने एक और जुल्म किया हुआ यहाँ पर। पहले एनेक्जर्स होते थे, एनेक्जर A, B, C, D, उसमें ये तमाम फ्रेमवर्क्स को बताया जाता था कि ये कॉबिड क्या होता है, ITL क्या होता है, टोगैफ क्या होता है। अब किताब ने वो तो ख़त्म कर दिए फ्रेमवर्क्स, मगर ये टेबल अभी तक ख़त्म नहीं किया। तो इसको आपने सिर्फ रीड अच्छे से करना है, इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देना। हाँ, ये जो बात लिखी हुई है कि कौन सी क्या है बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये एक दफ़ा पढ़ लेनी है, और इसमें कोई नई बात नहीं आपको देखने को मिलेगी। फिर चैप्टर नंबर 17 याद है, 16 याद है, ICT रिस्क वाला। ये पेज सारा ICT के ऊपर है। ICT, वो बात जो रिस्क में लिखी हुई थी, सेम बात वो यहाँ पे लाके रिपीट मारता। हाँ, एक पॉइंट है ये ROI वाला, ये सुन लें। एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो आपने सिस्टम्स लगाते हुए देखना है कि आपको फ़ायदा कितना मिल रहा है और उस सिस्टम की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। बस आपने ये देखना है, उसके मुताबिक आपने फिर फैसला करना है। तो इस चैप्टर में जो चीज़ याद करने वाली है वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी है, आपने उसी मुताबिक उसको तैयार कर लेना। डन। चैप्टर नंबर 9 में मुलाकात करते हैं। एक सेकंड जाने से पहले एक दफ़ा दोबारा से बता दूं, कल संडे है, तो कल हम लोग अपनी जो राइटिंग वाली क्लास थी, ड्राफ्टिंग वाली क्लास थी, वो करेंगे, मगर जूम पे करेंगे। तो ग्रुप्स में लिंक पहुंच जाएगा, आपने ठीक 10 बजे वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना है। तो जो रिसेंट पेपर है वो और जो मॉडल पेपर है, हम दोनों पेपर्स को साइड बाय साइड डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या अभी तक आ चुका है और कैसे हम अपने मार्क्स को बेहतर बना सकते हैं।